नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिट्स के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था जाते जाते कि ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिट्स में क्या डिफरेंस है, और मैंने आपको बताया था कि कैसे वो क्रिटिकल पॉइंट है और पूरी पिक्चर जो है एटम की वो चेंज होने वाली है। ठीक है, ये एक इक्वेशन आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन को कहते हैं स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन। स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन। स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, क्या मतलब क्या है? दोस्तों, हुआ क्या, लास्ट हमने वीडियोस में ऑर्बिटल के ऊपर डिस्कस किया। ये इक्वेशन क्या बताती है आपको? ये वेव जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का, वो सिग्निफिकेंस करती है। वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है। स्क्रोडिंगर्स ने इसको जो है बनाया था, सॉल्व किया था, और इससे क्या किया उन्होंने, यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं आपके। वी क्या है, वी जो है पोटेंशियल एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की है, और इसका इस्तेमाल करते हुए ये इक्वेशन दिखाया उन्होंने कि वेव फॉर्म में कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एटम के चारों तरफ। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक मॉडल भी प्रपोज किया, वेव मैकेनिकल मॉडल। यहाँ से उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, इसका नाम था वेव मैकेनिकल मॉडल। मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है, ये स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इसको याद करने की। बस इसका क्या मतलब क्या है, इससे क्या डेरिवेशन हो रहा है, उसको बारे में मैं आपको बताता हूँ। हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो उसको बारे में आपको डिटेल को पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया, उन्होंने प्रपोज किया वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल में हुआ क्या कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यूज मिली, 3 वैल्यूज मिली। उन वैल्यूज को कहा गया क्वांटम नंबर्स। 3 क्वांटम नंबर्स मिले। क्वांटम नंबर्स क्या होता है? क्वांटम नंबर्स को मैं डिफाइन करूंगा, लेकिन इस मॉडल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मॉडल को इस तरह से डिफाइन किया गया कि आपका एटम है, एटम के अंदर जो है वो आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है एज अ फॉर्म ऑफ वेव। एज अ फॉर्म ऑफ वेव रिवॉल्व करने का क्या मतलब हुआ? एज अ फॉर्म वेव रिवॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि वो जो इक्वेशन थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, वो उस रूल को फॉलो कर रहा है। मतलब उसका एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली नहीं निकाला जा सकता। ठीक, तो ये जो मॉडल था वो इन अकॉर्डेंस था आपके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। कुछ और की फीचर्स थे इसके, और क्या फीचर्स थे? इसका जो एनर्जी था, जो एनर्जी ऑफ एटम था, वो भी बिल्कुल सिमिलर था बोर्स एटॉमिक मॉडल का इक्वल। ये हाइड्रोजन एटम के लिए था। बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो एनर्जी का रिलेशन था n² और z² के टर्म में, बिल्कुल यहाँ पर भी एनर्जी का इक्वेशन वही था, रेडियस वगैरह का भी इक्वेशन वही था। ठीक, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई। जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रीजन था जहां पर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते थे, उसको क्या कहते थे? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन कराया जा रहा था, और प्रोबेबिलिटी की बात की जाती थी कि क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को निकालने की। प्रोबेबिलिटी से अगर आप ध्यान देंगे इस इक्वेशन में, तो आपको ये त्रिशूल जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये जो त्रिशूल जैसा है, इसको कहते हैं साई। पी साइलेंट होता है, इसको कहते हैं साई। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिर एक बार इस मॉडल को ध्यान से देख लीजिए। की फीचर्स क्या थे इस मॉडल के? ये जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में था, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका वेव फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा था एटम में। इसकी वजह से उसका जो एग्जैक्ट मोमेंटम था एंड एग्जैक्ट पोजीशन साइमल्टेनियसली नहीं निकाला जा सकता था। उसके बाद क्या हुआ कि जो एनर्जी और रेडियस के इक्वेशंस थी, जो रिलेशंस थी n² एंड z² के टर्म में, वो सारी बोर्स मॉडल में जो हमने पढ़ा था बिल्कुल वैलिड करती हैं इसके लिए। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी की बात की गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो था, उसी को यहाँ पर साई कहा गया। साई क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑर्बिटल्स कौन से रीजन में, कौन सी पोजीशन पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है किसी इलेक्ट्रॉन को खोजने की।
ठीक, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो त्रिशूल था इसको हमने कहा ये साई है। ये साई क्या है? ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को यहां साई किया गया। साई क्या है बेसिकली? अगर साई एक वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो ग्राफ है बेसिकली, ग्राफ की मैं बात करूं तो बिल्कुल वेव की तरह है। वेव की तरह है मतलब जैसे कि साइन वेव्स एंड कॉस वेव्स होती हैं, बिल्कुल उस तरह से है। इस तरह से वेव लाइक है। ठीक है, ये है साइक्लिक फंक्शन। बहुत डिटेल में मैं चर्चा करूंगा जब मैं ऑर्बिटल्स को नेम करूंगा, ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन और साइज की बात करूंगा, मैं आपको नोड पॉइंट वगैरह बताऊंगा, तब इसको और समझेंगे आप। अभी के खाली इतना जानिए कि साई जो है वो एक वेव फंक्शन है, उसका जो ग्राफ होगा वो वेव की तरह होगा। अब हुआ क्या, ग्राफ अगर वेव की तरह है तो हम जानते हैं कि कोई भी इवेंट अगर होता है, होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है और ना नहीं होगा तो वो 0 हो जाएगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0, प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट की जो होती है वो हमेशा 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है और दोनों की इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस वेव फंक्शन में ये मैक्सिमम पॉइंट मान लीजिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये हो गया -1। अब आप देखेंगे ध्यान से, मान लीजिए इसको मार्क कर लेते हैं A B C। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए B मत कीजिए, A B C D एंड E। अब ध्यान से देखिएगा, A पॉइंट पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। ये इस जो x एक्सिस है ये आपको बेसिकली डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। डिस्टेंस न्यूक्लियस है, डिस्टेंस मतलब कितना दूर है न्यूक्लियस से और उस रीजन में फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्टेंस की बात करते तो A पर जो है जो आपकी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। B पोजीशन पर देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है जिसका वैल्यू 1 के इक्वल है। C पर ये फिर 0 हो जाता है, लेकिन आप D पॉइंट पर देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो गया -1। इसका क्या मतलब हुआ? प्रोबेबिलिटी -1 होने का मतलब क्या हुआ कि ये तो नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी जा रही है और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। तो प्रैक्टिकली इस -1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसीलिए हमने साई को कंसीडर ही करना बंद कर दिया क्योंकि इसका वैल्यू माइनस में जा रहा था। साई की जगह हमने सिग्निफिकेंस दिया साई स्क्वायर को। साई स्क्वायर को हमने सिग्निफिकेंस देना स्टार्ट किया। अब साई स्क्वायर को सिग्निफिकेंस देंगे तो क्या होगा, देखिए साई स्क्वायर को सिग्निफिकेंस देंगे तो कुछ इस टाइप के आपके ग्राफ बन जाएगा। ये आपके डिस्टेंस हो गई, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब साई स्क्वायर को सिग्निफिकेंस दिया तो आपका जो नीचे वाला ग्राफ था वो ऊपर चला गया, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाई करने लगी। प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करने लगी। इसका मतलब प्रैक्टिकली साई का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि वो वेव फंक्शन है, उसकी वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में लाई कर जाती है, तो माइनस वैल्यू को हम कंसीडर ही नहीं करते। इसलिए उसकी जगह हमने साई स्क्वायर को कंसीडर करना स्टार्ट किया और साई स्क्वायर को कंसीडर किया तो हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के 1 के बीच में आने लगी। साई क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो इक्वेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन से 3 वैल्यूज निकली। वो जो 3 वैल्यूज निकली उनको कहा गया क्वांटम नंबर। क्या कहा गया उनको? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। अब दोस्तों क्वांटम नंबर बेसिकली वहां पर 3 टाइप के क्वांटम नंबर निकले थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। N, L and M. N for principal, L for azimuthal, M for magnetic। अभी मैं डिस्कस करता हूं क्या है ये तीनों, क्या सिग्निफिकेंस इन तीनों का। अब दोस्तों हम बेसिकली क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्रोनोलॉजी को समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से जो एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका इवोल्यूशन हुआ। बेसिकली पहले थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोर मॉडल आया और फाइनली वेव मैकेनिकल मॉडल आ गया। ठीक, तो क्वांटम नंबर से जाने से पहले
उन चीज़ों को आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं क्वांटम नंबर्स के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि मुझे आपको कोई चीज़ भेजनी है, कोई भी चीज़ मुझे आपको अगर कुछ भेजनी है, तो आपके बारे में, आप इस अर्थ पर रहते हैं, तो अर्थ पे किस लोकेशन पे रहते हैं ये मुझे नहीं पता। तो बेसिकली 4 चीज़ मुझे रिक्वायर्ड होंगी अगर मैं आपको कुछ भेजना चाहता हूँ। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? पहला तो मुझे पता होना चाहिए कि आप किस कंट्री में रहते हैं। दूसरा, उस कंट्री के अंदर किस सिटी में रहते हैं। तीसरा, आप किस सिटी जो है किस स्ट्रीट में रहते हैं, आपका स्ट्रीट का नंबर क्या है। और चौथा, आपका हाउस नंबर क्या है। समझिएगा कि अगर मुझे आपको कोई चीज़ भेजनी है तो मुझे 4 बेसिक चीज़ों की रिक्वायर्ड होगी। पहली चीज़ चाहिए होगी कि आप किस कंट्री में रहते हैं, मुझे पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप किस उस कंट्री के अंदर किस सिटी में रहते हैं, उस सिटी के अंदर आपका स्ट्रीट नंबर क्या है, और लास्ट में आपका हाउस नंबर क्या है। इसका यहाँ क्या मतलब है? मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि क्वांटम नंबर भी 4 तरीके के होते हैं वो जो है आपने स्क्रॉडिंगर इक्वेशन से वो 3 डिराइव हुए, मगर एक और होता है। तो होता क्या है कि 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये बेसिकली जो है एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि उसका एग्जैक्ट ओरिएंटेशन, शेप, साइज, मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन। ध्यान से सुनेगा, उसका डिस्टेंस फ्रॉम जो है न्यूक्लियस, प्लस उसका ओरिएंटेशन, प्लस उसका शेप, मैग्नेटिक मोमेंट, साथ ही साथ उसका स्पिन। ये चारों चीज बताने का काम करते हैं ये 4 क्वांटम नंबर्स। ये जो चीजें हैं इसीलिए इसको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, कि अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो आपको कम से कम इन 4 चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आप उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाओगे। अब यहां मैंने जो है स्मॉल फॉर्म्स में लिखे हैं, मैं आपको फिर से मतलब बताता हूं। एन मतलब होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। एल का मतलब क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। सबके बारे में मैं बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक। एम का मतलब होता है, एम हो जाएगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड एस फॉर स्पिन, एस फॉर स्पिन क्वांटम नंबर। चारों के बारे में एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। और ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वांटम नंबर क्या था? पहला क्वांटम नंबर था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता क्या है, मैं आपको बताता हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली आपको बताता है डिस्टेंस ऑफ शेल फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितना दूरी पे इलेक्ट्रॉन है। शेल्स मतलब शेल्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो शेल्स को अगर आप हटा भी देंगे तो क्योंकि 3D रीजन की बात हो रही है, तो क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। एन का क्या बताएगा? डिस्टेंस आपको बताएगा, डिस्टेंस आपको बताएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट है। अगर आप थ्योरेटिकली देखेंगे, थ्योरेटिकली देखेंगे मतलब थ्योरेटिकली देखेंगे तो ये जो n है इसका वैल्यू जो होगा आपका 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है। कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है। लेकिन जितने एलिमेंट्स हमें मिले हैं अभी तक हमें n का वैल्यू जो है हमें 1 से लेकर 7 तक ही मिला है। n 1 से लेकर इनफाइनाइट हो सकता है, मगर हमें जो वैल्यूज मिले हैं अब तक वो 1 से लेकर 7 तक के हैं।
अब ये 1 2 3 4 का क्या मतलब हो गया? मतलब क्या होता है, जो आपके शेल्स होते हैं K L M N O एंड सो ऑन, इसके लिए जो n का वैल्यू होता है ये 1 2 3 4 5 एंड सिमिलरली आगे बढ़ता है। यानी कि जो शेल्स हैं ये उसको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसका और भी सिग्निफिकेंस है। और क्या सिग्निफिकेंस है? और आपको याद होगा बोर्ड्स मॉडल में हमने रिलेशन बनाया था E इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिलेशन आपको याद होगा। इस इक्वेशन में ये जो n नीचे है ये भी डिस्टेंस ही बताता है, यानी कि जो n है ये भी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और तो आपको याद होगा जो R के रिलेशन था R इज इक्वल टू 529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाई z के टर्म में, एटॉमिक नंबर के टर्म में मैं लिख रहा हूं यहां पर भी जो n था वो डिस्टेंस थी, तो यहां पर n क्या होगा, ये भी n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है, ये भी जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। जितने भी रिलेशंस हमने देखे थे n के टर्म में, वहां पर n डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था, जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एक रिलेशन आपको दोस्तों और याद होगा, वहां एक रिलेशन आपके सामने था कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 ये रिलेशन याद है? जो ऑर्बिटल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, बोर्स मॉडल में हमने पढ़ा था, उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 का होल इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पर जो n है वो क्या है, वो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, और भी जो रिलेशंस थे हमारे जो बन सकते हैं और जो बनेंगे वो सारे में n जो होगा वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। डिस्टेंस क्या होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में कितना होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो भी n पे डिपेंड करता है। उसका इक्वेशन होता है 2n स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा इनिशियल क्लासेस में। n का वैल्यू आप 1 रखते हैं तो पहले शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। n का वैल्यू आप 2 रखते हैं तो उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर 3 रखते हैं तो 18 आते हैं, फिर 32 आते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगला डिस्कस करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगला डिस्कस करते हैं हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर कैसा है, कौन सा है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का। इससे आपको एंट्रेंस में जरूर एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। क्या क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? क्वेश्चंस आपको जो रिलेशंस मैंने बताया n और z के टर्म में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वांटम नंबर में वो आपको जो है क्या करेगा कि सारे क्वांटम नंबर्स का सेट बना के दे देगा, कहेगा कौन सा इनकरेक्ट है वो बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सही से समझिएगा। और भी कुछ रिलेशंस मैं आपको बताऊंगा जो पूछे जाते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है आपका, वो बेसिकली ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन बताता है और आपका शेप बताता है। ओरिएंटेशन शेप बताता है, मतलब क्या हुआ वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि फॉर अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ n का वैल्यू आपको कुछ दिया हुआ है, तो l का जो वैल्यू है ये n मान लीजिए कि ये आपका जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो l का जो वैल्यू होगा वो लाई करेगा 0 से लेकर n-1 तक। 0 से लेकर n-1 तक वो लाई करेगा। इसका मतलब यहां पर n का वैल्यू आप 3 रख देंगे, n का वैल्यू देखिए, फिर ये हो गया आपका। होता क्या है, l के लिए का वैल्यू जब 0 होता है, समझिएगा ध्यान से, 0 1 2 3, 0 1 2 3 अलग अलग है, l का वैल्यू अलग अलग आएगा, तो इसको बेसिकली नंबर्स दिए जाते हैं। 0 फॉर s, p फॉर 1, 2 फॉर d एंड f। s का मतलब क्या होता है यहाँ पर शार्प,
प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। समझिएगा इसको ध्यान से। एल का वैल्यू अलग अलग 0, 1, 2, 3 आ गया, तो उनको हमने अरेंजमेंट दे दी एस, पी, डी एंड एफ। यहां पर एस, पी, डी, एफ क्या है? ये ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, जहां पर जो चारों तरफ रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। इन चारों जो एस, पी, डी, एफ हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं, इनमें क्या होता है? सब में मैक्सिमम, इसमें सब में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक, होता क्या है, ये एस, पी, डी, एफ की अलग अलग शेप्स भी होती हैं। जैसे कि मैं आपको शेप, जब इसको बहुत डिटेल में आगे चल के मैं चर्चा करूंगा, अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर में फोकस कीजिए। अलग अलग शेप्स होती है, अलग अलग ओरिएंटेशन होती है। ठीक, तो बेसिकली एस, पी, डी, एफ लिखा जाता है। एस का मतलब शार्प होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज्ड एंड एफ फॉर फंडामेंटल। कभी पूछ लेगा, याद रखिएगा इसको। तो एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर एन है, तो यहां पर एल का वैल्यू यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कहां से कहां तक अप्लाई करेगा? 0 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर n-1 तक। और एल का वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगा, तो रिस्पेक्टिवली ओरिएंटेशन क्या है? एस, पी, डी एंड एफ। इसको फिर से समझिए। मान लीजिए एन का वैल्यू, अब समझिएगा, ये एन का वैल्यू है। यहां पर मैं एक टेबल बनाता हूं, ये एन का वैल्यू है, ये एल का वैल्यू है। यहां पर मैं ओरिएंटेशन लिखता हूं, मतलब कैसे कंबाइन करके कैसे लिखा जाएगा। अगर एन का वैल्यू आपका 1 है, तो एल का वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 1s। इसको आप 1s लिख देंगे। एन का वैल्यू आपका 2 है, तो ये वैल्यू एल का 0 एंड 1 लाई करेगा, तो क्या क्या बन जाएगा आपका? 2s बन जाएगा एंड 2p बन जाएगा। ठीक, इसको फिर मैं यहां पर इतना ही रहने दीजिए, एक्सटेंड करता हूं दूसरी साइड में। समझ रहे हैं ना आप लोग? n का वैल्यू जो है, अब क्या होगा? अब n का वैल्यू मैं 2 रख दिया, तो अब मैं रखूंगा 3। n का वैल्यू 3 हो गया, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, 1 एंड 2। तो क्या क्या ओरिएंटेशन बन जाएगी? ये हो जाएगा 3s, 3p, 3d। इन ये 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, इन सब का क्या यूटिलाइजेशन है? इनका यूटिलाइजेशन आएगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे एटम का। कोई भी एटम अगर आपको दिया रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने में इन सब का रोल है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। फिर n का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3। क्या ओरिएंटेशन बन जाएगा? 4s, 4p, 4d एंड 4f। और भी बनेगा, 7 तक जाएगा n का वैल्यू, मैं दिखा चुका हूं। तो ऐसे से ओरिएंटेशन आपका बनता चला जाएगा। ठीक, और दोस्तों जो मैंने आपको यहां पर ऑर्बिटल्स दिखाए थे, क्या ऑर्बिटल्स दिखाए थे? s, p, d एंड f। ठीक, अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर कितने कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, वो उसका क्या फॉर्मूला होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है 2 × l+1। 2 इंटू ये 2l+1 होता है। 2l+1 ये हो जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला जो ऑर्बिटल्स में जाएंगे। मतलब क्या हुआ? अब l का वैल्यू आपका वेरी करता है, हमने देखा 0, 1, 2 एंड 3, यानी कि s, p, d एंड f। इसका क्या मतलब हुआ कि s के लिए l का वैल्यू 0 हो जाएगा, p के लिए 1 हो जाएगा, d के लिए 2 हो जाएगा और f के लिए 3 हो जाएगा। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि s में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, d में आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? उस रूल के हिसाब से आ सकते हैं। जब मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, जब ओरिएंटेशन पढ़ाऊंगा, तो यहां पर आप p में क्या होगा? 3 चीज होती है, px, py, pz, ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ऐसे करके पावर में लिखते हैं एक तरह से, जैसे कि s में कैसे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे लिख दिया जाएगा, p में ऐसे लिखेंगे, d में आप ऐसे लिखेंगे और f में आप ऐसे लिखेंगे।
एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, इसका मतलब यहां पर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है p सबशेल के अंदर। d में सिमिलरली 5 ऑर्बिटल हैं, f में 7 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात है। मैं आगे चलकर इसके बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा। इन सब के शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन के ऊपर भी मैं बात करूंगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक यूटिलाइजेशन है। क्या यूटिलाइजेशन है? एंगुलर मोमेंटम निकालने का। मतलब अगर आपको L का वैल्यू दे दिया हो तो आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? उसका एक फॉर्मूला होता है। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पर L प्लस 1 है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक, तो ये होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से और करते हैं। कैसे करते हैं? यहां पर इसको रिप्लेस करके L इंटू L प्लस 1 को, यहां पर ये L प्लस 1 हो गया, ये जो h अपॉन 2 पाई है इसको h लिख के ऐसे लगा देते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसी इक्वेशन दे देता है और पूछता है कि इसका वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू आप कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? h अपॉन 2 पाई। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है BHU एंट्रेंस का, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वांटम नंबर डिस्कस करते हैं। अगला क्वांटम नंबर है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझने के लिए दोस्तों हुआ क्या, आपको याद होगा आपने स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर पढ़ा था स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग हो रहा था उसको हमने कहा था जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट कहा था। क्या कहा था? जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या था? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। एंड यही स्प्लिटिंग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है तो उसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ये था हमने जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट को इफेक्टिवली समझाने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? जैसे कि मान लीजिए जो L का वैल्यू है, मान लीजिए कि आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू L दे रखा है। L दे रखा है मतलब तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां लाई करेगा? वो लाई करेगा -L से लेकर +L तक इंक्लूडिंग 0। ध्यान देने वाली बात, इंक्लूडिंग 0 को लेते हुए। मतलब मान लीजिए कि ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है आपका ये 1 है, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी -1 0, 1। ठीक, ये आपका 2 है तो ये आपकी हो जाएंगी -2 -1 0 +1 एंड +2। 0 हो जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आपका 0 हो जाएगा। क्रोनोलॉजी को थोड़ा समझिएगा दोस्तों। जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। यही तीनों आपस में जो कोरिलेटेड है, इन्हीं कोरिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आपको बना के दे देता है और पूछता है कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। ध्यान दे दिया आप। इस क्वांटम नंबर में इतना ही है। अगले डिस्कस करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अगला क्वांटम नंबर है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली आपका स्पिन बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर की केवल 2 वैल्यूज होती हैं, एक होता है +12 और एक होता है आपका -12। +12 का मतलब होता है क्लॉकवाइज। +12 मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज आपका घूम रहा है। और -12 का मतलब होता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऑर्बिटल्स के अंदर होता क्या है? ये मान लीजिए ये आपका ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? 2 तरीके से हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है ऐसे हो तो इसको कहेंगे पैरेलल स्पिन्स में है, पैरेलल स्पिन में है।
पैरेलल स्पिन में है ये, और या फिर इस तरह से हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब एक साथ रहेंगे, सॉरी यहाँ पर एक साथ जब रहते हैं तब इसको पैरेलल स्पिन कहते हैं, अपोजिट में रहते हैं तब पेयर्ड स्पिन कहते हैं। क्या कहेंगे? पेयर्ड स्पिन। पेयर्ड स्पिन अगर आपसे पूछ लेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो है ये वाला जो होता है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ऊपर रहेगा। अब देखिए ये जो प्लस हाफ है इसका मतलब है क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है नीचे। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपको ऊपर इस तरह से दिख गया तो आप कह दोगे कि उसकी जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है, प्लस हाफ है, उसका स्पिन क्वांटम नंबर। और अगर नीचे की तरफ है तो कह देंगे कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, क्वांटम नंबर उसका है माइनस हाफ। इससे भी आप जो है निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम्स। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं? सिमिलरली निकाल सकते हैं जैसे कि हमारा एल का फॉर्मूला था, क्या था? रूट अंडर यहाँ पर s इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 कर देंगे, ये आपका कैपिटल L यानी कि एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा। s का वैल्यू आप रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ जो h अपॉन 2 है इसको आप कैसे लिख सकते थे? h के ऊपर वो जो है कट करके लिख सकते थे, तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे करके आप ऐसे लिख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में इतना ही है। ठीक दोस्तों, अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन यानी और शेप ऑन साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम के चैनल पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। दोस्तों, स्पिन क्वांटम नंबर मैंने आपको जहाँ पर छोड़ा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का भी सिग्निफिकेंस है, वो आने वाले वीडियोस में जब मैं आपको ओरिएंटेशन पढ़ाऊंगा, जब आपको कन्फिग्रेशन पढ़ाऊंगा कि कैसे कन्फिग्रेशन लिखा जाता है, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।